हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे कुछ और ट्रांजैक्शंस अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में। इन ट्रांजैक्शंस को हम कहते हैं एडजस्टमेंट ट्रांजैक्शंस। ये एडजस्टमेंट ट्रांजैक्शंस इसलिए कही जाती हैं क्योंकि थ्रू आउट द ईयर जब आप ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं उस टाइम इनको मेजर नहीं करते हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर ओनली यू आइडेंटिफाई दीज ट्रांजेक्शन्स। सो पूरे साल में आपकी जो भी ट्रांजेक्शन्स है, इनकम हो रही है, एक्सपेंस हो रहा है, या आपके पास सेल है, परचेज है, एसेट खरीद ली, एसेट कोई सेल कर दी, या कोई और ट्रांजेक्शन, क्रेडिटर्स को पे किया, डेटर से अमाउंट रिसीव किए, कोई लोन लिया, कोई एडिशनल कैपिटल, सारी ट्रांजेक्शन्स चलती रहेंगी। एट द एंड आप कुछ ट्रांजैक्शंस को जो इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड होती है उनको मेजर करते हो और फिर उनको एडजस्ट करते हो। दिस इज कॉल्ड एडजस्टमेंट ट्रांजैक्शंस, क्योंकि ये एंड में एडजस्ट होती है। किस तरह से? नंबर 1 है डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स। अब जो फिक्स्ड एसेट्स आपने खरीदी हैं, फिक्स्ड एसेट का मतलब आपको पता है कि जो एसेट्स हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट, एंड्योरिंग बेनिफिट देंगी। मतलब वी बाय दीज एसेट्स फॉर बिजनेस, यू कीप देम इन द बिजनेस, यू यूज देम इन द बिजनेस। तो वो लाइफ टाइम के लिए आपके बिजनेस में रहती हैं, आप उनको यूज करते हो। और बाय टाइम जब ये एसेट्स अपनी यूटिलिटी खो देती हैं या जब इनका लाइफ ओवर हो जाती है तो आप इनको डिस्पोज ऑफ कर देते हो एज अ स्क्रैप। जैसे आपने अपने ऑफिस में टेबल चेयर और कुछ फर्नीचर की चीजें खरीद ली, अब ये आपका फिक्स्ड एसेट है। ये टेबल चेयर आपके ऑफिस में रहेगा मे बी फॉर कमिंग 5 years और 10 years। तो जब या तो ये आउटडेटेड हो जाएगा या फिर ये खराब होने लगेगा तो आप इसको सेल करके नया ले लोगे। सो ये फिक्स्ड एसेट्स है जिनकी लाइफ लिमिटेड है। सिमिलरली जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स हैं वो अपनी फैक्ट्रीज में मशीन्स, प्लांट वगैरह खरीदते हैं। तो मशीन्स, प्लांट, बिल्डिंग, ये सब फिक्स्ड एसेट्स है बट इनकी लाइफ लिमिटेड होती है। ऑल्दो इनकी लाइफ बहुत लंबी है। जैसे बिल्डिंग है, अगर आपने एक बार बिल्डिंग ले ली तो वो 20 years 30 years कहीं नहीं जाएगी। वो आप अपने बिजनेस में उनको फैक्ट्री में यूज कर सकते हो, वहां आप अपना ऑफिस खोल सकते हो, वहां आप अपनी शॉप खोल सकते हो। तो इसकी लाइफ बड़ी है लेकिन अनलिमिटेड नहीं है। क्यों? क्योंकि कुछ टाइम के बाद ऐसा होगा कि ये चीजें रिपेयर मांगने लगेगी। जैसे कोई मशीन है, धीरे धीरे खराब होने लगेगी, रिपेयर की कॉस्ट ज्यादा पड़ने लगेगी, ये उतनी प्रोडक्टिव नहीं रहेगी। अगर आपकी मशीन हफ्ते में 2 दिन खराब ही रहने लगेगी, रिपेयर में ही जाती रहेगी, तो आप प्रोडक्शन कैसे करोगे? फिर ये एसेट्स की लाइफ खत्म होने लगती है। इसे कहते हैं इनकी लाइफ खत्म हो रही है। सो इनको हमें सेल ऑफ करना है। लेकिन मान लो आपने अपनी एसेट, सपोज आपने एक मशीन खरीदी, ठीक है, यू बॉट इट फॉर से 50,000 रुपीज एंड यू नो इट हैज अ लाइफ ऑफ 10 years। ये बाय एक्सपीरियंस पता चल जाता है कि किसी भी एसेट की लाइफ कितनी है। तो 10 years इसकी लाइफ है। अब 10 साल के बाद ये आपकी एसेट नहीं रहेगी। तो फिजिकली जब आप अपने फैक्ट्री में जाके देखोगे ये एसेट नहीं बचेगी, बट आपने इसको अपनी बुक्स में कहाँ रिकॉर्ड किया है? एज पर हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। जब आपने इसे खरीदा, आपने इसे 50,000 में, 50,000 में रिकॉर्ड कर लिया। अब अगर हम इसे कुछ नहीं करेंगे तो इससे 2 प्रॉब्लम आएंगी। नंबर 1, आफ्टर 10 years आपकी बुक्स तो एसेट को 50,000 पे दिखा रही हैं, लेकिन आपके पास एक्चुअल में एसेट बची ही नहीं। सो आपकी जो एसेट लाइबिलिटी पोजीशन है, जो फाइनेंशियल पोजीशन है, वो ट्रू नहीं है, क्योंकि आप अपनी बुक्स में मशीन 50,000 की दिखा रहे हो जो कि है नहीं। ठीक है। सेकेंड क्या इफेक्ट होता है? सेकेंडली ये प्रॉफिट को डिस्टोर्ट करता है, क्योंकि ये मशीन आपने 10 years के लिए यूज की, इसने आपको प्रोडक्टिविटी दी है, इसको आपने यूज किया, तो जो इसकी कॉस्ट है इट शुड बी स्प्रेड ओवर दीज 10 years। ये 10 साल में ये कॉस्ट हमें निकालनी है, क्योंकि 10 साल बाद ये जब मशीन खत्म होगी हमें नई मशीन खरीदनी पड़ेगी। तो अगर ये कॉस्ट आपने बिजनेस के प्रॉफिट में से कैंसिल नहीं किए तो आप पैसा कहाँ से बचाओगे? समझ रहे हो? सो ये कॉस्ट हमें अपने प्रॉफिट के अगेंस्ट कैंसिल करनी है एज पर मैचिंग कॉन्सेप्ट। सो ये एज पर मैचिंग कॉन्सेप्ट और एज पर कॉस्ट कॉन्सेप्ट, जो हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है वो लाइफ के ऊपर स्प्रेड कर देती है। तो जैसे ये 10 years की लाइफ है, तो सबसे सिंपल मैं क्या कहूंगी, इसको 10 पार्ट्स में बांट दो। सो हर साल हम 5,000 की ये एसेट को यूज कर रहे हैं, इसकी यूटिलिटी खत्म होती जा रही है, तो 5,000 पर ईयर में कैंसिल करती रहूंगी एज अ एक्सपेंडिचर और एज अ लॉस, कि ये मेरी कॉस्ट एक्सपायर हो गई। सो दिस इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। सो डेप्रिसिएशन क्या हो गया? डेप्रिसिएशन इज द एलोकेशन ऑफ कॉस्ट।
कॉस्ट को हम लाइफ टाइम पे एलोकेट कर देते हैं, तो जो अमाउंट आता है एनुअल अमाउंट, उसे हम एज अ डेप्रिसिएशन शो करते हैं। अब क्या होगा, फर्स्ट ईयर में आप 5000 इसका डेप्रिसिएशन राइट ऑफ कर दो, मतलब एज अ लॉस लिख दो कि इसमें से 5000 खत्म हो गया। अब आपकी एसेट बच गई 45,000 की, तो बुक्स में फिक्स्ड एसेट 45 पे आएगी कम होके, और डेप्रिसिएशन एज एन एक्सपेंडिचर आप अपने इनकम में से काट देंगे। नेक्स्ट ईयर फिर 5000 कटेगा, 40,000 बचेगा। और लाइकवाइज जब ये 10 ईयर्स कंप्लीट होंगे, 45 का 40 फिर 35,000, राइट। सो जब ये 10 ईयर्स कंप्लीट होंगे तो अल्टीमेटली एसेट की वैल्यू भी 0 आ जाएगी, राइट। सो 10 ईयर्स में एसेट भी खत्म हो गई और वैल्यू भी खत्म हो गई। सो ये जो पूरा प्रोसेस है जिस कॉल्ड डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, ये आप डिटेल में बाद में पढ़ोगे, बट अभी के लिए ये समझ लो कि ईयर के एंड में जितनी फिक्स्ड एसेट्स होती हैं उन पर एक फिक्स्ड रेट पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है। और क्योंकि ये चार्ज कर रहे हैं तो ये एक तो होता है हमारा एक्सपेंस, क्योंकि हमने इतनी कॉस्ट यूज कर ली, और दूसरा होता है कि ये हमारी एसेट को कम करते हैं। इसको एक आप सिंपल एग्जांपल से समझो। मान लीजिए आप मार्केट गए, आपने 10 आइसक्रीम्स खरीद ली। अब 10 में से आपने 5 कंज्यूम कर ली, तो अब आपके पास 5 बची ना। तो आपके जो अकाउंट में अमाउंट जो है आइसक्रीम्स, कितनी आइसक्रीम्स बच गई, कितने की आइसक्रीम बची, तो 5 का अमाउंट आएगा ना। जो आपने कंज्यूम कर लिया या यूज कर लिया वो तो एक्सपेंस हो गया, सो उसे एज एन एक्सपेंस लिख देंगे। सो ये एंड में किया जाता है। सो ये एडजस्टमेंट ट्रांजैक्शन होती है। सेकेंड है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब होता है कि एक्सपेंस ड्यू तो हो गया लेकिन हमने पे नहीं किया। मान लो आपने एक बिल्डिंग रेंट पे ली, रेंट है इसका 2000 पर मंथ। अब आप पर मंथ रेंट पे कर रहे हो। कभी आपका लैंडलॉर्ड ऐसा है कि एक्स्ट्रा अमाउंट मांग लेता है एडवांस में, आप उसको ज्यादा भी दे देते हो। कभी आपके पास कैश की किल्लत है, आप कम देते हो। सो आपने पेमेंट करते जा रहे हो, जरूरी नहीं पूरी कर रहे हो। सो एट द एंड आप चेक करोगे कि मुझे तो 2000 पर मंथ देना था, इसका मतलब मुझे 24,000 देना था रेंट का चार्ज। अब आप अपनी पेमेंट्स चेक करते हो, अच्छा मैंने पे किया है 20,000, इसका मतलब 4,000 का रेंट अभी पे नहीं किया। वो कहलाता है आउटस्टैंडिंग रेंट। मतलब ये एक्सपेंस तो है, इट इज एन एक्सपेंस, पर अभी इसके बदले में पे नहीं किया, कैश नहीं गई है। तो इसका इफेक्ट क्या होगा कि नंबर 1 ये एक एक्सपेंस है, नंबर 2 क्योंकि मैंने इसे पे नहीं किया तो ये बन गया मेरा पेबल। तो जो एक्सपेंसेस हमने ड्यू डेट पर पे नहीं किए होते वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होते हैं, और वो हमारे पेबल मतलब लाइबिलिटी बन जाती हैं, और दूसरी चीज वो एक्सपेंस होती है। इसका रिवर्स केस क्या है, सपोज उसने आपके लैंडलॉर्ड ने आपसे एडवांस ले लिया थोड़ा ज्यादा, ही नीडेड मनी, तो आपने कहा चलो ठीक है रेंट तो मैं, बिल्डिंग तो मुझे चाहिए ही, तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा दे देता हूँ तुम्हें अभी के लिए। सो आपने उसको 30,000 पे कर दिए। सो एज अगेंस्ट 24,000 आपने 30 पे कर दिया। सो अगर आपने उसको ज्यादा पे कर दिया है तो वो क्या कहलाएगा, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। ये आपने एडवांस पे कर दिया। अब क्या हुआ, कैश तो चली गई, कैश आपने दे दी, यू पेड इट, ठीक है ना, कैश गई, मिला क्या, अब आपको इसके बदले में एक बेनिफिट मिल गया नेक्स्ट ईयर के लिए, कि अब नेक्स्ट ईयर आप इस बिल्डिंग को यूटिलाइज करोगे लेकिन रेलेवेंट टाइम स्पैन का आप रेंट दोगे नहीं। तो अब आपको एक बेनिफिट मिल गया। सो आपकी एक एसेट बन गई। एसेट इस तरह से बन गई कि कमिंग, क्योंकि आपने 6,000 एक्स्ट्रा दिया है ना, सो इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंगली 3 मंथ्स के लिए आप बिल्डिंग की फैसिलिटी तो लोगे लेकिन आप रेंट पे नहीं करोगे। सो जब हमें कोई फैसिलिटी मिल जाती है, कोई बेनिफिट मिलता है, तो उसे हम कहते हैं एसेट। तो ये एक एसेट है, ऑल्दो ये करंट एसेट है क्योंकि इसका टाइम स्पेन 3 मंथ्स है। तो करंट एसेट बनती है और कैश जाती है। अब सेम चीज हम अप्लाई करते हैं इनकम्स पे। मान लीजिए आपने कोई बिजनेस कर रहे हैं, परचेज सेल का। सो जब आप किसी भी मैन्युफैक्चरर से उसके गुड्स लेके आगे सेल करते हो, वो आपको कमीशन देते हैं, ठीक है। अब कमीशन आपकी इनकम है। अब मान लीजिए आपकी इनकम बनी 50,000 रुपीज, लेकिन जब आपने अपना अकाउंट चेक किया तो आपको अभी रिसीव हुई है 40,000। दैट मीन्स 10,000 जो है वो आपको रिसीव नहीं हुई। दैट इज कॉल्ड एक्रूड इनकम, दैट इज आउटस्टैंडिंग इनकम। सो एक्रूड इनकम, इनकम का वो हिस्सा है जो हमें मिला नहीं है, बट रिमेंबर ये इनकम का हिस्सा है, इट्स अ पार्ट ऑफ इनकम। सो ये एज एन इनकम लिखा जाना चाहिए। और सेकेंडली क्योंकि हमें मिला नहीं है बट मिलेगा, तो ये रिसीवेबल बन जाता है,
ठीक है। सो एज अ एसेट ये रिसीवेबल है और एज एन इनकम इसे हमें इनकम में ऐड कर देना है। इसका रिवर्स केस क्या है कि आपको इनकम एडवांस में मिल गई, सेम पर्सन आपको एडवांस में दे देता है कि ठीक है तुम 80,000 कमीशन रखो और देखते हैं तुम सेल करते रहो हमारे प्रोडक्ट्स। अब क्या हुआ, आपको रिसीव तो हो चुका है 80,000, लेकिन आपकी कमीशन इनकम बन रही है 30,000, ठीक है। सो आपको 50,000 एडवांस मिल गया। सिमिलरली जब आप अपना कोई बिल्डिंग का एक पार्ट रेंट पे देते हो तो आपको रेंटल इनकम मिलती है, लेकिन एज अ सिक्योरिटी आप उससे कुछ एडवांस मनी ले लेते हो कि ये तुम्हारा एडवांस मेरे पास सिक्योरिटी रहेगा। तो वो जो एडवांस सिक्योरिटी में रहता है वो इनकम का पार्ट नहीं है, राइट, वो सिक्योरिटी है आपके पास और आपको उसे वापस करना पड़ेगा जब वो आप बिल्डिंग छोड़ोगे या जब वो पर्सन से आपका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा। सो इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हमारी इनकम नहीं है, अभी हमारी इनकम नहीं है पर रिसीव हो गई है। सो इसका इफेक्ट क्या हुआ कि कैश आ गई है, लेकिन ये हमें रिसीव एक्स्ट्रा पे हो मिल गई है। सो इसके बदले में हमें क्या करना पड़ेगा, या तो ये वापस करनी पड़ेगी अगर हम वो सर्विसेज नहीं देते। जैसे ये कमीशन आपने 80,000 रिसीव कर ली, सपोज आप इतना सेल ही नहीं कर पाते हो नेक्स्ट ईयर में, सो आपको कमीशन रिटर्न करनी पड़ेगी, या तो ये पेबल होगी या फिर अब आपको सर्विस देनी पड़ेगी विदाउट एनी मनी। अब नेक्स्ट टाइम जब आप सेल करोगे आपको कमीशन नहीं मिलेगी, यू हैव ऑलरेडी रिसीव्ड इट। सो ये हमारी बन जाती है एक तरह की करंट लाइबिलिटी। So let us revise these adjustments again because these are very important adjustments. Number 1, depreciation on fixed assets. Now when we charge depreciation on fixed assets, it is an internal transaction. You are not having anything to do with the outsiders. आप बाहर किसी पर्सन के साथ डील नहीं कर रहे हो, आपके पास अपनी एक एसेट है जिसको आप कम कर रहे हो, ठीक है। सो इसमें हमने ना तो कुछ दिया है ना ही कुछ लिया है, बट इसका इफेक्ट क्या होगा कि इसमें हमारी एसेट्स जो हैं उसकी वैल्यू कम हो जाती है। सो इसका इफेक्ट हम गिव और गेट में नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो दो तरह की होती हैं। एक होती है जो किसी पर्सन बाहर किसी से हो रही हैं, आप सेल कर रहे हो, परचेज कर रहे हो, कमीशन दे रहे हो, रेंट पे कर रहे हो, ये किसी एक्सटर्नल ट्रांजैक्शंस है जो किसी बाहर वाले पर्सन के साथ है, उसमें गिव और गेट रिलेशन होता है। लेकिन जो इंटरनल ट्रांजैक्शंस होती हैं जो विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें गिव और गेट रिलेशन नहीं हो सकता, क्योंकि हम बाहर किसी को ना तो कुछ दे रहे हैं ना ले रहे हैं। सो इनको हमें अलग से रिकॉर्ड करना होता है। सो इस ट्रांजैक्शन को, ये एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन, ऐसी बहुत कम लिमिटेड ट्रांजैक्शंस हैं जो इंटरनल होती हैं। सो वो हम धीरे धीरे स्टडी करेंगे। दिस इज वन ऑफ देम। सो इसमें क्या है, ना हम कुछ दे रहे हैं ना हम कुछ ले रहे हैं, लेकिन इसमें हमें क्या करना है, अपनी एसेट्स में से इसे कम कर देना है और बीइंग अ लॉस ये कैपिटल में से कम कर देंगे। सो इसे क्या मानते हैं, इसे हम डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एसेट कहते हैं, कि एसेट की वर्थ, उसकी यूटिलिटी कम हो गई। अब हमारी एसेट की उतनी वर्थ नहीं बची। जैसे 10 साल अगर उसकी लाइफ है तो 1 साल खत्म हो गया। सो वो जो 1 साल कट गया लाइफ में से, उसकी 1 ईयर की प्रोपोर्शनेट वैल्यू भी कट जानी चाहिए। सो अब एसेट में से प्रोपोर्शनेट वैल्यू कट करते हैं और बीइंग अ लॉस, क्योंकि ये बिजनेस को लॉस है या एक्सपेंस है, वो कैपिटल में से भी कम कर देते हैं। सेकेंड हमारी ट्रांजैक्शन जो हमने अभी समझी है वो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। सो इसके इफेक्ट क्या है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ये किसी बाहर के पर्सन के साथ है। जैसे आपने बिजनेस में किसी को एम्प्लॉय कर रखा है और आप उसको सैलरी देते हो, ठीक है। सो अब आपका सैलरी आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग का मतलब है कि उस पर्सन ने काम कर लिया, आपने उसको सैलरी पे नहीं की, ठीक है। सो आपने उसके सर्विसेज तो ले ली, लेकिन अभी पेमेंट नहीं की है। सो आपने अभी कुछ भी दिया नहीं है, लेकिन आपको देना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्सपेंस है, पे करना पड़ेगा। अगर हमने सर्विसेज ली हैं तो हमें पे करना पड़ेगा। सो हमने क्या किया, हमने गिव कुछ नहीं किया, बट वी क्रिएटेड अ पेबल। हमें एक पेबल अमाउंट मिल गया, मतलब एक लाइबिलिटी हमारी जनरेट हो गई। सो लाइबिलिटी में प्लस हो जाएगा।
सेकेंडली, इसके बदले में हमें मिला क्या था, हमें एक सर्विस मिली थी। तो जब भी हमें कोई सर्विसेज मिलती हैं या हम सर्विस देते हैं तो वो कहलाते हैं एक्सपेंसेस और इनकम्स। तो जब हमने सर्विस ली है तो वो हमारा एक्सपेंस है। सो बीइंग एन एक्सपेंस, ये कैपिटल में से कम होगा और लाइबिलिटी में ऐड हो जाएगा। ठीक है। थर्ड है एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। मतलब अगर हमने एडवांस में पे कर दिया, तो अभी क्या समझाया था, जैसे आपने बिल्डिंग रेंट पे ली ऑन 2000 रुपीज पर मंथ, आपके लैंडलॉर्ड को पैसे की जरूरत थी, उसने कहा मुझे थोड़ा और एडवांस में दे दो। सो आपने नेक्स्ट 6 मंथ्स की पेमेंट भी एडवांस में कर दी। अब क्या होगा, आप पेमेंट कर चुके हो, सो यू हैव गिवन, आपने दे दिया, यू गेव इट। ठीक है। सो आपने पेमेंट कर दी है, यू पेड। किस तरह से की होगी, कैश में या चेक से? तो कैश पेमेंट मान लेते हैं, कैश पेमेंट कर दी। तो इसके बदले में अब आपको क्या मिला, आपको अभी कुछ नहीं मिला है, बट यू विल गेट बेनिफिट इन फ्यूचर। अब आपको बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा, मतलब नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप बिल्डिंग को लोगे, उस पर अपना काम करोगे, लेकिन अब आपको रेंट नहीं पे करना पड़ेगा। सो जो एक्सपेंसेस हम एडवांस में पे कर देते हैं, हम पे कर चुके हैं, वो कैश का हिस्सा है। ठीक है। लेकिन वो हमने बेनिफिट अभी लिया नहीं है, तो वो हमारी एसेट बन जाता है। सो ये एज एन एसेट, इसे कहते हैं एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। इसी नाम से ये एसेट क्रिएट हो जाती है, एक करंट एसेट। और क्योंकि हमें कैश मिली है, कैश हमने पे की है, तो कैश में से माइनस। सो एसेट में 2 इफेक्ट होंगे, कैश में से माइनस और एडवांस एक्सपेंस एक अलग से एसेट की तरह से शो हो जाती है। सो इसके दोनों इफेक्ट्स एसेट्स में ही आ जाते हैं। फोर्थ है एक्रूड इनकम। अब एक्रूड इनकम को आप आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की तरह समझो। जैसे एक्सपेंस है, जब ड्यू हो जाता है और पे नहीं किया तो आउटस्टैंडिंग कहलाता है। लाइकवाइज अगर इनकम है जो ड्यू हो गई लेकिन अभी हमें मिली नहीं है, जैसे हमने किसी पर्सन को एडवांस दे रखा था 10,000, ठीक है, अब उसको हमें इंटरेस्ट पे करना था, लेकिन उसने पे किया नहीं, 1 ईयर बीत गया, इंटरेस्ट उसने पे नहीं किया। सो वो हमारा बन जाएगा एक्रूड इनकम। अब क्योंकि हमारी इनकम बन चुकी है, इनकम ड्यू है, पर हमें मिली नहीं है, सो जो मिलने वाला पार्ट है वो अभी मिला नहीं। ठीक है, अभी नहीं मिला, लेकिन ये रिसीवेबल तो बन गया ना, हमें मिलेगा तो सही। सो हमें मिलेगा। और हमने इसके बदले में क्या दिया था, इसके बदले में हमने एक फैसिलिटी दी थी। जैसे हमने उसको एडवांस दिया कि चलो तुम हमारे पैसे को यूज करो। सो पैसा वो वापस करेगा, लेकिन पैसे को यूज करने की जो फैसिलिटी दी, जो सर्विस दी, तो वो हमने दी है। जब हम सर्विसेज देते हैं तो हमारी इनकम जनरेट होती है। सो वी हैव जनरेटेड एन इनकम, एंड क्योंकि हमें पैसा अभी मिला नहीं है, सो वी हैव क्रिएटेड अ रिसीवेबल। सो एसेट में हमारी ये प्लस हो जाएगी, रिसीवेबल इनकम या एक्रूड इनकम की तरह, और क्योंकि ये हमारी इनकम है तो ये कैपिटल में भी प्लस होगी। सो एसेट में प्लस, कैपिटल में प्लस। और लास्ट है इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अगर हमें इनकम एडवांस में रिसीव हो गई, ये एक्सपेंसेस की जैसे समझो। मान लीजिए आप किसी के लिए गुड्स को सेल करते हैं और आपको कमीशन मिलती है। सो द पर्सन पेड यू कमीशन इन एडवांस, उसने आपको एडवांस में पे कर दी कमीशन। सो अब इसमें आपने गिव और गेट में से कौन सी चीज क्लियर नजर आ रही है कि हमें पैसा मिल गया, रिसीव हो गई इनकम। सो वी गॉट कैश, कैश हमें रिसीव हो गई है, लेकिन हमने दिया कुछ नहीं है। हमें फ्यूचर में या तो सर्विस देनी पड़ेगी, और अगर हम नहीं देंगे तो हमें ये पैसा वापस करना पड़ सकता है। सो हमने एक पेबल जनरेट कर लिया, एक लाइबिलिटी जनरेट कर ली। सो कैश में ये प्लस होगा और एज अ लाइबिलिटी एडवांस इनकम एज अ लाइबिलिटी प्लस होगा। राइट। सो दिस इज हाउ यू डील विद दिस। फिर से समझ लो, डेप्रिसिएशन क्या है, ये नुकसान है, एसेट की वैल्यू यूज हो गई है, एक्सपेंस्ड है। सो एसेट में से कम और कैपिटल में से कम। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपके एज एन एक्सपेंस, कैपिटल में से कम, और एक लाइबिलिटी क्योंकि अब आपको पे करना है। कैश पेड इन एडवांस,
क्योंकि पेमेंट कर चुके हो, सो कैश में से माइनस और एज एन एसेट अलग से लिखेंगे क्योंकि अब बेनिफिट लेनी है। एक्रूड इनकम एज एन इनकम कैपिटल में प्लस और एज एन एसेट यहां पर आपको अलग से शो करना है। देन फाइनली इनकम रिसीव्ड इन एडवांस कैश में प्लस और एक लाइबिलिटी जनरेट हो गई प्लस। सो नेक्स्ट टाइम वी विल टेक अप अ क्वेश्चन फॉर द सेम।